Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains और अब हम डिस्कस करने वाले हैं different long answer type questions based on the chapter The Proposal which is written by Anton Chekhov. अब इस चैप्टर के बहुत सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. अराउंड 15 क्वेश्चंस वील डिस्कस इन दिस वीडियो बिकॉज देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए. For example, number one, you should be aware about the characters of the lesson कि इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स की बात हुई है. One is Ivan Vasilevich, who is also known as Lomov in this chapter. सेकेंडली जो मेन बोल सकते हैं सबसे ओल्डर कैरेक्टर है वो है चुकुबोव जिनका नाम स्टिपैन भी है. एंड द ओनली गर्ल और द ओनली फीमेल या बोल सकते हो द हीरोइन ऑफ द चैप्टर वो कौन है? नाटल्या. क्लियर? तो इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्यों? बिकॉज 3 क्वेश्चंस तो यही फॉर्म हो जाते हैं. 1 द कैरेक्टर स्केच ऑफ चुकुबोव और स्टिपैन, सेकेंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ इवान और लोमोव एंड थर्ड द कैरेक्टर स्केच ऑफ नाटल्या. क्लियर? तो ये 3 कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन आपको अगर नहीं पता होंगे तो देन डेफिनेटली देयर कैन बी इशू, क्योंकि ये तीनों के बारे में ही बातचीत हो रही है पूरे चैप्टर में. अब एक ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में कॉमन है? तीनों ही क्वारलसम हैं, आर्ग्यूमेंटिव हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं. क्लियर? बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कैरेक्टर स्केच की तो चुकुबोव क्या है भाई? वो एक ऐसे इंसान है जो कि बड़े ही पोलाइटली आपसे बात करेंगे इफ उनका काम निकल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से देयर इज अ ह्यूज कंट्रास्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सिचुएशन. पहली वाली सिचुएशन में क्या होता है? He says that Ivan या Lomov, you are the one whom I love like my son, right? और फिर बाद में he is only being abused. तो वो जो है उन्हीं को गालियां दे रहे होते हैं, अब्यूज कर रहे होते हैं. तो पहले बोलते हैं कि मैं बेटे की तरह प्यार करता हूँ, सेकेंडली बोलते हैं कि अब्यूज करने लगता है डिफरेंट वर्ड्स यूज करके. सेकेंड थिंग बोल सकते हैं यहाँ पर कि चुकुबोव जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो कि क्या है, वेल सेटल्ड है. डन. सेकेंडली अगर हम नाटल्या की बात करें तो नाटल्या के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताएं. नंबर 1 वो डेफिनेटली सेल्फिश या ग्रीडी है. एक तो वो खुद ही बताती है जब वो हे स्टैक जो है कलेक्ट कर लेती है, गैदर करती है, यानी सब कुछ फील्ड पूरी कट करवा देती है. तो एक तो वही रीजन है. सेकेंड रीजन क्या है? पहले वो बोलती है कि नहीं, ऑक्सन मियर्डोज आर माइन, Oxen Meadows are owned by only and only Chukubovs. But when she realizes or she gets to know that Lomov was there to propose her, तो जब वो Lomov को वापस बोलती है आने के लिए और उनको लगता नहीं यार Lomov was there to propose me, तो definitely she is like कि नहीं I agree, Oxen Meadows are yours. तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना वो बताता है कि she is definitely selfish. सेकेंड थिंग जहाँ पे जो चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं नाटल्या के लिए वो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. शी इज़ एवरेज लुकिंग और नॉट बैड लुकिंग, शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी गुड हाउस कीपर. डन. फिर हम बात करते हैं अगर किसकी क्वारलसम का जो पॉइंट है वो तो हर तीनों के कैरेक्टर स्केच में आने वाला है. क्लियर? थर्ड कौन बचता है भाई? लोमोव यानी इवान. इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है 35 ईयर्स ओल्ड हैं. सेकेंडली ये एक लैंड ओनर है, वेल सेटल्ड है, और ये जो है प्रपोजल के लिए आते हैं किसके? नाटल्या के लिए. क्लियर? अब ये जो है इवान वो इतना ज़्यादा, ये भी ऑब्वियसली क्वारलसम है. दूसरी बात, ये बीट अराउंड द बुश में बिलीव करते हैं क्योंकि अगर इनको नाटल्या को प्रपोज करना ही था तो डेफिनेटली व्हेन ही सैट विद नाटल्या उनको ये बातें नहीं निकालनी चाहिए थी कि माई लैंड इज जस्ट नियर टू योर लैंड, इट्स अ नेबरिंग लैंड, टचिंग द बर्चवुड ट्रीज. ये सब चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं थी. इफ ही वुड हैव नेवर स्पोकन अबाउट ऑल दिस देन डेफिनेटली डायरेक्ट प्रपोजल हो जाता एंड दिस चैप्टर वुड नॉट हैव बीन सो मच आर्ग्यूमेंटिव, राइट? सेकेंडली जो है यहाँ पर अगर एक बार एक चीज़ हो जाती है कि कोई सामने वाला नहीं मान रहा तो आप भी तो मान सकते हो. तो ना तो नाटल्या में ना ही लोमोव में ये कैरेक्टर था. बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैड दैट थिंग, दैट पोलाइटनेस कि वो एक दूसरे की बात बोल देते. ओके ठीक है, आई अग्री विथ योर पॉइंट, यू से दैट योर डॉग इज बेटर और यू ओन द लैंड, आई से दैट आई ओन द लैंड एंड माई डॉग इज बेटर. इट्स ऑल ओवर. क्लियर? तो यहाँ टॉपिक खत्म करने वाली बात जो है दोनों में कैरेक्टर में नहीं है. डन. नेक्स्ट जो है आपको लोमोव के बारे में सब बताना पड़ेगा दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पाल्पिटेशंस, स्लीपनेसनेस, उनको नींद नहीं आती है, पुल फील होता है एक. देन जो है वो बीमार हैं, जल्दी ऑफुली अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इनमें आने वाली है. सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो ये है कि हाउ दिस चैप्टर और हाउ दिस लेसन और हाउ
Anton Chekhov has tried to tell or convey to the readers that one should always try to maintain cordial relations with their neighbors. तो यहाँ पर definitely हमें समझ आता है कि अगर neighbors हो तो इस तरीके से एक cordial relation, एक respect जो है maintain करनी चाहिए. You should not have the audacity to just every time dishonor or disrespect anybody. If you want to live in that particular society peacefully, तो try to maintain that cordial affectionate relation. अगर यहाँ पे भी ऐसा होता तो डेफिनेटली ये क्वारल नहीं कर रहे होते. क्लियर. नेक्स्ट मैसेज ये भी दिया है यहाँ पर, डोंट ट्राई टू बीट अराउंड द बुश, जस्ट गो स्ट्रेट टू द टॉपिक. अगर आपको जो बात करनी है वो डायरेक्ट करते हो तो देयर विल बी नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं आएगा आर्ग्यूमेंट का. डन. अगर यहाँ इवान या लोमोव जो है उनके दिमाग में ये चीज़ होती दैट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ व्हाट आई वांट टू से, देन डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं. क्लियर. तो ये एक और मैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम द प्रपोजल रखना सही है या नहीं है. तो डेफिनेटली इस चैप्टर का नाम द प्रपोजल बिल्कुल एप्ट है. क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर इस प्रपोजल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है. कि यहाँ पर लोमोव की एंट्री होना वो भी प्रपोजल के कारण है. इवान का नाटालिया से ये बोलना कि वेल मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ और एक्साइट हो जाना और ऐसा बोल देना कि ऑक्सन म्यूडोस के बारे में बात, तो वो भी प्रपोजल के लिए उन्होंने स्टार्ट की. ठीक है. थर्ड थिंग या चुबुकोव का खुश होना कि हाँ यहाँ पे नाटालिया की शादी हो जाएगी, तो वो भी प्रपोजल की बात है. नेक्स्ट नाटालिया का एकदम से चेंज हो जाना फ्रॉम disagreeing with the thing that Oxenford belong to Lomov and then agreeing to the same thing. तो ये एक चेंज जो है that is again indicating what the proposal itself. Then finally at the end चुबुकोव का ऐसी situation में भी when a person is not feeling well, almost half unconscious, and then this girl is also weeping, तभी शादी करा देना, that just hold the hands, may God bless you, give the blessings. तो ये भी कहाँ पे जा रहा है? प्रपोजल पे. तो डेफिनेटली टॉपिक या टाइटल जो है वो बहुत ब्यूटीफुली एप्टली दिया गया है. क्लियर. नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कि ऑक्सन मियर्डो वाला या फर्स्ट फाइट या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करना है. सेकेंडली पूछ सकते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट किस बारे में था. ठीक है. स्क्वीजर और गेस के बारे में. थर्ड चीज जो है पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है नाटालिया जिस तरीके से बिहेव कर रही थी सेकंड टाइम में. चलो फर्स्ट टाइम में शी वाज नॉट अवेयर कि वो प्रपोजल लेके आया, बट सेकंड टाइम शी वाज अवेयर दैट लोमोव इज देयर जस्ट टू प्रपोज हर, तो शी कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड द टॉपिक कि स्क्वीजर बेटर है या गेस बेटर है, राइट. तो यहाँ नाटालिया का वो भी एस्पेक्ट पूछ सकते हैं, वाज शी राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट, डू यू अग्री और नॉट. क्लियर. तो इस पूरे चैप्टर में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट ओवरऑल इफ वी सी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. दोज 15 क्वेश्चंस वील कवर in this video. All right, now let's begin with the very first question of this chapter, which is the writer in the proposal gives message about forgive and forget, is important to maintain cordial relation with neighbors, justify. क्या ऐसा आपको लगता है कि इस पूरे चैप्टर में forgive और forget का कोई मैसेज दिया गया है जिस पे बेस आपको लगता है कि आप इस चैप्टर के बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हो? तो डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर हम फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात अपने दिमाग में रखें तो कोई आर्ग्यूमेंट्स ही ना हो इस दुनिया में, राइट. अगर आपको लगता है सामने वाले की गलती है तो ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, नहीं होता तो ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड देन फॉरगेट दैट थिंग. क्लियर. तो यहाँ फॉरगिव और फॉरगेट अगर करना सीख जाओ तो डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे. फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में बार बार ये बताना कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे थे, तुम्हारी फैमिली ने ये किया, लोमोव का बोलना, देन चुकोवोव का बोलना, नाटालिया का एग्री करना, कहीं ना कहीं ये चीजें भी आर्ग्यूमेंट जो है उसको और हीट अप कर रहे थे, राइट. तो अगर आर्ग्यूमेंट्स को ये लोग खत्म करना चाहते तो डेफिनेटली दे वुड हैव डन इट बाय जस्ट अग्रीइंग टू ईच अदर or by just ignoring the fact or by not bringing all the old things into the matter. जो पुरानी चीजें उनको नहीं लेके आते बीच में, they would have forgiven and forgotten those things, तो definitely वो कहीं ना कहीं helpful होता. Clear. तो अगर neighbors के साथ cordial relation maintain करना है तो definitely forgive और forget बहुत important है. Clear. All right, let's answer this question. So the writer Anton Chekhov does convey the message that the forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relationship with one's neighbors. Definitely for example अगर neighbors हैं हमारे, कुछ ऐसा हो जाता है definitely एक society में रहते हो तो so many things happens. तो if there is something that happens that is sorted तो leave it there itself. उसको अगर carry on करोगे future के लिए तो कभी ना कभी क्या होगा, आप उस तरीके से connect नहीं कर पाओगे सामने वाले के से, उस तरीके से एक relation, cordial relation built up नहीं हो पाएगा, because we'll be just thinking about that thing which we have not forgotten, right. And if we try to forgive that person, if we try to forget that incident, definitely that's going to help
help you to maintain a cordial relation. और वही यहाँ पे poet जो है इस chapter the proposal से भी convey कर रहे हैं. Done? Initially, the neighbors in the play, Lomov, Natalia, Chubukov, were fighting over silly issues. Petty issues, silly issues पे ये fight कर रहे थे. Dog किसका better है, land किसका है, ये सारी चीज़ों पे ये लोग fight कर रहे थे. They were putting important issues behind them and wasting their time by arguing over small things. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ये forgive नहीं कर पाए थे लोगों को या forget नहीं कर पाए थे इन चीज़ों को, इसीलिए वो इन्हीं small things, इन्हीं petty things, इन्हीं useless things पे क्या कर रहे थे, discussion कर रहे थे, leaving behind the main topic which was the proposal, right? तो खुद लोमोव ही भूल गया था proposal के बारे में, तो if he would have been serious about it, तो फिर क्या होता, इतना ज़्यादा problem नहीं होता, clear? तो अगर ये जो है इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल कर सकते थे कम, कैसे, अगर ये ट्राई करते कि ये जो चीज़ें हैं उनको भूल जाए, बट क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इनके दिमाग में थी तो समवेयर दे वर नॉट एबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड दैट्स व्हाई जो मेन मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था, वो मिस होता जा रहा था. These arguments slowly developed into fights and they started abusing each other. And slowly and steadily these small things were adding fire to the argument. और इसकी वजह से क्या हो रहा था? Finally they started abusing and fighting with each other. This damaged their relationship with each other. Definitely कहीं ना कहीं damage हुआ है. We never know, right? कि अभी जब ठीक हो जाएगा कौन लोमोव and he would marry or not. क्या होने वाला आगे we don't know. तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हमें नहीं पता कि whether this relation will be maintained like this or not. When Natalia came to know that Lomov had come to propose her, she left the topic of argument behind. But when, Natalia को लगा कि नहीं, प्रपोजल के लिए आया तो डेफिनेटली वापस लोमोव को बुलाओ, तो बिफोर दिस तो सब एंड हो चुका था, लोमोव घर के बाहर जा चुके थे, और अगर वापस नहीं आते वो तो डेफिनेटली वही एंड ऑफ द स्टोरी था, राइट? बट जैसे ही नाटलिया गेट्स टू नो दैट लोमोव वाज देयर टू प्रपोज हर, फिर चीज़ें चेंज होती हैं. कैसे? She also asked for forgiveness from Lomov and requested him to come to the point. और फिर वो बोलती है I'm sorry और हमसे गलती हुई है, yes Oxen Meadows are yours, और एक तरीके से वो forgiveness मांग रही थी, ठीक है, माफ़ी मांग रही थी, और वो चाहती थी कि वो डायरेक्टली अब प्रपोज कर दे. Hence it is mandatory to forgive and forget if one wants to have cordial relationship with others. और तभी जाके ये बात आगे बढ़ती है, नहीं तो स्क्वीजर और गैस वाली बात बढ़ती ही नहीं, वहां तक पहुंचता ही नहीं चैप्टर अगर यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात नहीं आती, राइट? तो अगर नाटलिया ने यहाँ पे बोला कि फॉरगिव अस, तो सेम चीज़ अगर शी वुड हैव कैरीड ऑन, फिर से वो उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती तो डेफिनेटली पूरा चैप्टर ही बढ़िया रहता, राइट? बट आर्ग्यूमेंट्स जो है होते रहे, अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं उस चैप्टर में. क्यों? क्योंकि समवेयर शी जस्ट सेड दैट फॉरगिव अस और वो चीज़ अच्छी हो गई, बट अगेन दे बिगैन. क्लियर? तो डेफिनेटली फॉरगिव और फॉरगेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ हाफ ऑफ द चैप्टर में बताया भी गया है कि व्हेन नाटलिया आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फॉर फॉरगिविंग हर, तो डेफिनेटली क्या हुआ, फिर चीज़ें ठीक हुई, एंड अगेन ये दोनों जो है अच्छे से बातचीत कर रहे थे, कौन, लोमोव और नाटलिया. तो डेफिनेटली फॉरगिव एंड फॉरगेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद एनीबॉडी इन दैट केस. बट इन दिस चैप्टर इट्स बीन टॉक्ड अबाउट बाय नेबर्स, तो डेफिनेटली जस्ट टेक इट फॉर नेबर्स. क्लियर? ऑल राइट. Next question is, the characters Natalia and Lomov show their poor skills at anger management and thus affect the relationship with people around you. What are some ways that help you in maintaining cordial relationship with people around you? क्या दिया है यहाँ पर कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं लोमोव और नाटलिया, दोनों में ही कहीं एंगर मैनेजमेंट स्किल्स लैक करती हैं, ठीक है? अगर इनमें से एक भी ऐसा होता जिसको ये पता होता हाउ टू मैनेज देयर एंगर, हाउ टू कंट्रोल देयर टेम्पर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये स्टोरी अलग रूप ले लेती, राइट? तो यहाँ पे ये जो चीज़ बताई गई है कि बोथ द कैरेक्टर्स हैव पुअर मैनेजमेंट ऑफ एंगर, डेफिनेटली इट्स करेक्ट, राइट? फिर हमसे पूछा गया आपको क्या लगता है, हाउ कैन यू मैनेज योर एंगर? तो डेफिनेटली ट्राई टू जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड, डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स, ठीक है? ऑलवेज थिंक अबाउट ईच अदर, दिस शुड बी द मोटो इन द लाइफ. तो अगर हम जो है हर किसी के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपना सेल्फिशनेस नहीं रखेंगे दिमाग में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे सामने वाले का, और वो क्या करेगा, आपका एंगर मैनेज करने में हेल्प करेगा. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. हमेशा सुनने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, बोलने की कम, बिकॉज मोर यू लिसन मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स नॉट सेड दैट यू शुड शट योर माउथ, बी साइलेंट, बट डेफिनेटली ट्राई टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर यू हैव हर्ड एवरीथिंग. क्लियर? तो ट्राई टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस. क्लियर? तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, और भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो एंगर मैनेजमेंट में हमारी मदद करते हैं. लेट्स सी द आंसर. ऑल राइट.
So the characters in the lesson, the proposal, lose their temper very easily and on silly issues. बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं, पिटी issues हैं, बिल्कुल silly issues हैं, इन पर बहुत जल्दी easily very fast टेम्पर लूज कर देते हैं, एंग्री हो जाते हैं. कौन? इस चैप्टर के कैरेक्टर्स. This shows that how anger can easily affect a relationship, and this complete chapter is somewhere giving you a wider picture कि कैसे being angry on somebody या फिर anger जो है वो आपके relationships को खराब कर सकता है. वो neighbors के साथ हो, वो family में हो, वो friends में हो, कोई भी हो. तो anger is something जो दुश्मन होता है for relationship. It is very important to have good anger management skills, or definitely to maintain any kind of cordial relation, you have to have the anger management skill present in yourself. Anger always results in negativity and distress. और होता क्या है देखो, if you are angry somewhere you are also being bothered. तुम भी तो परेशान होगे, right? If you agitate, if you feel upset, if you shout, if you are kind of yelling, then definitely that is affecting you, right? तो वही चीज़ यहाँ बताई है कि anger management ज़रूरी क्यों है, क्योंकि anger कहीं ना कहीं आपको affect करता है, वो जो है आप में ही negativity और distress फैलाता है. There are some of the ways to control anger that can be followed in one's life. तो कुछ चीज़ें हैं अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं. One should always follow the principle of forgive and forget. अब ये पॉइंट जो है ना, forgive and forget, take it for this answer, ठीक है, for this chapter itself. कोई भी आंसर आता है जहाँ आपको लगता है ये पॉइंट ऑफ फिट बैठ सकता है, लिख दो, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, forgive and forget. क्लियर? तो पहला तो प्रिंसिपल है, अगर हम ये दिमाग में रख लेते हैं कि चलो माफ कर देते हैं, let's forget all this, let's ignore all these silly issues, तो फिर कहीं ना कहीं एंगर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग हेल्प्स टू मूव ऑन इन लाइफ, क्योंकि फॉरगिव करने से और फॉरगेट करने से आप आगे बढ़ते हो, अदरवाइज यू जस्ट स्टैंड देयर इटसेल्फ, वहीं खड़े रह जाओगे, राइट? तो इफ यू वांट टू मूव इन लाइफ देन डेफिनेटली यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. It reduces stress and also maintains a cordial relationship. तो इसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होता है और कहीं ना कहीं cordial relation maintain रहता है. One should not react instantly in any situation. The other thing is कि कभी भी जल्दी से react मत करो. Try to analyze it and then try to answer. एकदम से react करने से क्या होता है? Obviously you will also become angry. This person, other person will also become angry and maybe एक miscommunication हो सकता है. Clear? He should try to understand the person to whom he is talking. So definitely we should try to understand the person, the speaker, जो भी हमसे बात कर रहा है. Clear? All right. We should be helpful rather than being selfish. और हमें क्या करना चाहिए? हमें helpful होना चाहिए. We should just try to help the other person. ठीक है? Selfish हो जाओगे, अपना सोचोगे तो फिर तो anger आना ही आना है, क्योंकि आप अपना सोच रहे हो, आपके हिसाब से कुछ होगा नहीं, क्या होगा भाई? गुस्सा आएगा. तो we should always try to think about we, not only I. Clear? Always think before speaking and first listen and then speak. सबसे पहले हमेशा पहली बात तो सुनो, फिर बोलो, और बोलने के पहले सोचो. ठीक है? तो हमेशा पहले first you should try to understand the thing, then try to speak, and obviously first listen and then speak. Be as courteous as possible to everyone. जितना हो सकता है उतना लोगों के साथ polite रहिए, respectful रहिए, courteous रहिए, because that helps a lot. Don't have the habit of always complaining about others. Never ever do not have this complaining वाली habit. If you just try to complain, whine about things, तो क्या होता है? एंगर बढ़ता है, सामने वाले को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप क्या करोगे? अपने आप को डिस्ट्रेस्ड फील कराओगे. Clear? Thus, following of such habits can help one to manage their anger skills and also maintain cordial relation with others. So if you want to maintain that relation, that good, cordial, happy relation with everybody around you in the society, definitely try to manage your anger and also do not complain. और अगर ये चीज़ें हमने सीख ली, then definitely this is going to help us. अब ये देखो, ये चैप्टर हमने जो पढ़ा है ना, definitely इसमें कुछ सिखाया गया होगा, ऐसी तो दिया नहीं होगा, right? तो इसमें जो भी चीज़ें सीखने को मिल रही है वो हम सारे इस आंसर्स में कवर कर रहे हैं. तो अगर ये एंगर मैनेजमेंट वाली बात आपको क्लियर है तो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू इन योर रियल लाइफ. सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए. ट्राई टू गैदर द फैक्ट्स विच विल बी हेल्पफुल इन योर डेली लाइफ. क्लियर? और एक चीज़ आप क्या सीख रहे हो अभी? एंगर मैनेजमेंट स्किल्स कैसे लानी है अपने अंदर, एंड हाउ डू यू नो हाउ टू टेक दिस फर्दर इन योर लाइफ एंड कीप दिस इन योर माइंड. Done? All right, let's see the next question. Next is, how do you think good relations can be maintained? Why in today's time we see so many people going away from each other? Elaborate with reference to the proposal. अब यहाँ आपका point of view भी पूछा है, chapter से भी related पूछा है
कि कैसे एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना है हर किसी के साथ, वेदर नेबर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फिर आपको आज की जनरेशन का बताना है कि क्यों आजकल एवरीबडी इज जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, हर किसी को दूर रहना है, अकेले रहना है, बिल्कुल अलोन रहना है, नोबडी वांट्स टू जस्ट गेट जेल इन विद पीपल, मिंगल अप विद पीपल, क्लियर। तो ये चीज आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर, तो यू हैव टू मेंशन द फैक्ट्स फ्रॉम द चैप्टर और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, क्लियर। ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. The play The Proposal teaches us how anger and arguments can easily ruin a relationship. Just because यहाँ पर तीनों कैरेक्टर्स अपने ही गुस्से में थे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में लगे हुए थे, क्वारल कर रहे थे, इसकी वजह से चीज़ें इतने अच्छे से नहीं हुई, राइट। अगर तीनों में से एक भी जन ऐसा होता जिसमें एंगर मैनेजमेंट होता, या फिर जो है आर्ग्यूमेंटिव नहीं होता, जो अच्छा लिसनर होता, एनालाइजर होता, ऑब्जर्वर होता, तो डेफिनेटली क्या होता, फिर पूरी सिचुएशन जो है थोड़ी काम, कंपोज्ड, कंट्रोल्ड होती, राइट। बट क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों कैरेक्टर्स क्वारलसम हैं, आर्ग्यूमेंटिव हैं, तो क्या हो रहा है, रिलेशंस एक दूसरे से इनके खराब हो रहे हैं, क्लियर। Thus, to maintain a good relationship, it is important to have a control over your anger. Very important. अगर anger पे control है, गुस्से पे control है, तो फिर आप कोई भी अपनी family, अपने friends, अपने neighbors, हर किसी के साथ जो भी आपका relationship है वो maintain कर पाओगे. Having arguments over unimportant or small issues is extremely harmful and a waste of time. Definitely silly issues हैं, छोटे मोटे issues हैं. अब बताओ squeezer better है कि gas better है? अगर finally conclusion आ भी जाता, होता क्या, कोई फर्क पड़ता नहीं, राइट। ये बोल देते ऑक्सन मीडोज किसका है, इसका नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि शादी तो हो ही रही थी किसकी भाई, नाटल्या की विद इवान। तो अगर वो इवान का लैंड था तो भी वो नाटल्या का हो रहा था, इफ इट वाज अ लैंड ऑफ नाटल्या देन टू इट वाज ऑफ इवान, राइट। तो सेम चीज तो बैलेंस हो ही रही थी, बट नोबडी ट्राइड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, और सिर्फ इन सिली इश्यूज पे अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे थे और आर्ग्यूमेंट भी कर रहे थे. If someone commits a mistake, one should be ready to forgive and forget rather than being angry and arguing with the person endlessly. Obviously, if somebody does wrong with you, आपको लगता है कुछ गलत है, try to make that person understand. But अगर वो person समझ नहीं पा रहा है, तो आप endlessly सिर्फ anger नहीं दिखा सकते. आपको क्या करना चाहिए? Let me forgive and let me forget this person. ठीक है? तो अगर इस तरीके से deal करेगा हर कोई life में, तो definitely फिर जो cordial relations हैं वो maintained रहेंगे. In today's time, people try to find only the positives in others and do not easily accept their negatives. अब यहाँ पे anger क्यों होता है, परेशानी क्यों होती है आपको किसी से भी? Because you are trying to just find out the negatives in people. अच्छी चीजें ढूंढो. If you try to find positive qualities of any person, definitely वो क्या करेंगी? वो आपको help करेंगी to maintain your, to control your anger definitely. कि आप सिर्फ अच्छी चीजें देखोगे, right? तो यहाँ वही चीज mention की गई है कि अगर आप सिर्फ negative points ढूंढते हो, जो कि आजकल की जनरेशन में होता है, क्योंकि इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो इसी वजह से क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाता. हेंस इट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन अ गुड एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स. और इसीलिए आजकल की जनरेशन में एक हेल्दी और कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करना थोड़ा इशू हो रहा है. क्लियर? ऑल राइट. Next is, more attention is paid to unimportant issues at the cost of important ones. Justify with reference to the proposal and also elaborate the ways to avoid this. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ज़्यादा attention किस पे paid होता है? Unimportant issues पे, जो issues important नहीं है. At the cost of important ones. जैसे यहाँ proposal was the main important issue, but किस पे हो रहा था focus पूरा कि dog better है किसका, right? Oxymeadows किसके हैं? तो ये small issues जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उस पे based इनका discussion चल रहा था, जो कि unimportant था, और उस वजह से important जो proposal है उसकी जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो गई या बिल्कुल ढक गया वो टॉपिक, राइट. जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द प्रपोजल एंड ऑल्सो इलैबोरेट द वेज टू अवॉइड इट. तो हमें बताना है भाई कि ये सच में हो रहा था क्या, यस, तो पूरा सिचुएशन बताएंगे. देन किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता था, कैसे सोल्यूशंस ये लोग या वेज निकाल सकते थे टू अवॉइड दिस हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो भी डिस्कस करना है. क्लियर? ऑल राइट. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, it is true that many times people give more importance to the unimportant issues, forgetting their priorities. Definitely हमारी priorities क्या हैं लाइफ में, क्या अहमियत रखती है, वो भूलकर हम कुछ बिल्कुल स्मॉल पिट्टी सी चीज़ें, यानी कि बिल्कुल यूजलेस अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड वी ट्राई टू वेस्ट आवर टाइम बाय डिस्कसिंग दोज अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर us. Just like how Lomov came to propose Natalia, but due to their argument, that matter was left unaddressed. यानी कि यहाँ पे मेन जो द प्रपोजल टाइटल है, इट इज समवेयर फॉर व्हाट, कि ये जो लोमोव है, ही हैज कम टू प्रपोज नाटलिया, राइट. बट वो क्या कर रहा था, ही जस्ट
ended up in arguing, और क्योंकि नाटल्या को पता ही नहीं था तो she was also arguing, right? तो definitely both of them were somewhere, you know, getting together and involved in something which was very unimportant. That was the argument कि land किसका है भाई, that was not important for that point of time, right? वो तो बाद में भी डिस्कस कर सकते थे. तो यहाँ पर जो ये चीज़ है लोमोव बहुत अच्छे से प्रूफ करते हैं कि वो जो है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, उनको करना क्या चाहिए था, he should be more focused on his, you know, gesture, on his main priority, and that was to propose Natalia. Thus, it becomes very important to set your priorities in life. One must ignore the unimportant issues. It is a waste of time to have discussions over them. तो डेफिनेटली एवरीबडी इन यू नो वन टाइम इन लाइफ ऐसा आता ही है व्हेन वी ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड अप यू नो वेस्टिंग आवर टाइम एंड गेटिंग नथिंग इन रिटर्न. तो डेफिनेटली ये चीज़ होनी चाहिए दिमाग में कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सिली चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में उस पर फोकस करें, उस पर आर्ग्यू करें. वाई टू वेस्ट टाइम ऑन such things? It is a waste of time to have discussions over them. One should not pay too much attention on the trivialities. हमेशा you know इन्हीं चीज़ों पे attention पे नहीं करना चाहिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं, क्या मेरा है, क्या नहीं है, इस पे मत देखो. अगर important है तो try to give time to it, otherwise just ignore it. This energy can be saved on spending it over some useful and important issues that gives a fruitful result. तो definitely ये energy जो है वो fruitful results gain करने के लिए, सही चीज़ों में लगाने के लिए हम use कर सकते हैं, save कर सकते हैं, rather wasting it on unimportant issues. Clear? All right. Next question is, what was the first argument between Lomov and Natalia about? What happened during the argument? हमें पता है सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, पहली फाइट किस पे हो रही है कि लैंड किसका है, ऑक्सन मियोडोस किसका है. तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे. एट दी एंड पूछा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट. तो क्या होता है भाई, आर्ग्यूमेंट के टाइम पे ये दोनों बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं. देन चुबुकोव कम्स, ही ऑल्सो एंटर्स. ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा फायर डाल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फायर को यू नो बढ़ा देते हैं. ही जस्ट हीट्स अप द आर्ग्यूमेंट, और उससे क्या होता है, उससे ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं. ठीक है, देन अगेन व्हाट हैपेंस, इसके बाद लोमोव लीव्स द प्लेस एंड देन आफ्टर दैट नाटालिया गेट्स टू नो कि ही केम टू प्रपोजिंग. क्लियर? तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, जो फर्स्ट फाइट है, वो हमें डिस्क्राइब करनी है. लेट्स सी द आंसर. So Lomov has visited Chubukov's residence to propose Natalia, and when they met, Lomov, rather than proposing to her, gets off the point. तो जब लोमोव और नाटालिया जो हैं वो इसलिए मिले क्योंकि लोमोव इज देयर ऑल विजिटेड द प्लेस, स्पेशली वो गया है तैयार वैयार होके. क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू प्रपोज नाटालिया फॉर मैरिज. बट वो क्या कर रहा था, उसने जो है डिफरेंट टॉपिक पे चला गया. वो उसने बिगिनिंग ही किससे की, रिलेटेड टू द लैंड, कि भाई हमारा नेबरिंग लैंड है, फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं. तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, जो मेन पॉइंट था उससे वो हट गया. He tells her how he inherited his land and how he respects her father. और वो क्या बताने लग गए कि कैसे वो भी उनके फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली रिस्पेक्ट करती है उनके पेरेंट्स की, कैसे उनकी आंट से उनको इनहेरिटेड लैंड मिला है. He also tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's birchwood. और फिर वो यही बताना चाहते हैं ना कि नेबरिंग लैंड है दोनों हमारे, और मेरा लैंड जो है ऑक्सन मियाडोज वो तुम्हारे बर्चवुड ट्री से टच होता है. On hearing this, Natalia says that oxen meadows are theirs. और इसी बात को सुनकर नाटालिया जो है बोलने लगती हैं कि भाई ऑक्सन meadows तो हमारे हैं, it belongs to us, it belongs to Chubukovs. They start arguing about it. और इसी पे इन लोगों का क्या होने लगता है, आर्ग्यूमेंट होने लगता है. Lomov clarifies that he is talking about the oxen meadows that are between her birchwoods and burnt marsh. और फिर इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मे बी लोमोव को लगता है कि किसी और ऑक्सन मेडो की बात कर रही है, तो वो जो है क्लियर करता है कि जो ऑक्सन मेडोज किसके बीच में, बर्चवुड ट्रीज और बर्न्ट मार्श के बीच में है, वो ऑक्सन मेडो की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमारा लैंड है. नाटालिया अगेन इंसिस्ट दैट दे आर देयर्स. और फिर से नाटालिया इज वेरी श्योर, शी इज लाइक यस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम लैंड, और वो लैंड जो है वो सिर्फ चुबुकोव्स का है, वो लोमोव्स का नहीं है. Lomov refuses it. He tells her that his aunt's grandmother gave those meadows to her father's grandmother. But Lomov जो है वो डिसएग्री करता है किससे, नाटालिया से. नाटालिया डिसएग्री करती किससे, लोमोव से. लोमोव प्रूव्स कि भाई जो ग्रैंड मदर थी, उनकी आंट्स ग्रैंड मदर, उन्होंने उनके फादर के ग्रैंडफादर यानी नाटालिया के फादर के ग्रैंडफादर को ये लैंड दिया था. ऑल राइट, ओके. The peasants used the land for 40 years and started regarding it as
देयर ओन। और फिर वो बताता है कि भाई पीजेंट्स जो हैं 40 ईयर्स तक उस पर फ्री काम कर रहे थे, तो उनको यही लगने लगा कि लैंड उनका है। तो इस तरीके से एक डिबेट हो गया, बट लैंड हो था किसका, वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर का था, तो वो मेरा हुआ, राइट। नाटालिया's फादर कम्स एंड ऑल्सो स्टार्ट्स क्वारलिंग विथ लोमोव। फिर चुबुकोव भी आते हैं, उनका भी सेम डिस्कशन चलता रहता है। दे गेट इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड रिजॉर्ट द नेम कॉलिंग। और फिर क्या करते हैं, फिर नेम कॉलिंग, यानी कि फिर वो बहुत ज़्यादातर फैमिली के बारे में या फिर वो अब्यूज करने लगते हैं। तो इस तरीके से डिस्कशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम लोमोव लीव्स द हाउस। और उसके बाद क्या होता है, एट द एंड लोमोव घर छोड़ के चला जाता है। तो ये पूरा था फर्स्ट डिस्कशन या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या फर्स्ट फाइट इन द चैप्टर द प्रपोजल। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, neighbors must have a cordial relationship which Lomov and Natalia do not have. Elaborate with reference to the first fight they had. तो first fight यानी beginning से बताना है कि इनमें cordial relation नहीं था. Clear? All right, let's prove this. So neighbors must have a cordial relationship which Lomov and Natalia did not have. Although Lomov had gone there to propose Natalia, he started fighting with her over a small piece of land. यानी उसका तो main motive क्या था, propose करना ना, तो he should not have started fighting. This land adjoined her land and his oxen meadows touched her birch woods. Natalia told Lomov that meadows belonged to her, but Lomov claimed that oxen meadows are his. He tried to convince Natalia by telling her that his aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use to Chubukov's grandfather's peasants. तो वो पूरी situation describe कर रहा है जो अभी हमने previous answer में भी discuss किया. They did not demand money for it for a long time, so the Chubukovs misunderstood that the meadows belonged to them. तो he is just trying to tell कि इस तरीके की misunderstanding हो गई. While Chubukovs insisted that yelling could not prove anything because everyone knows that meadows belong to Chubukovs since 300 years. तो बार बार वही वो बोल रहे थे कि भाई लोमोव को जो है समझना चाहिए कि Chubukovs का ही वो लैंड है from 300 years and he should not shout. Both threatened each other. दोनों एक दूसरे को चिल्लाने लगे. तो इससे प्रूफ क्या होता है कि डेफिनेटली इनमें cordial relation नहीं था. Hence both the families started arguing on a small issue and did not treat each other with respect that any neighbor should. Thus they were unaware of real cordial relations that must be present between the neighbors. तो इसीलिए हम प्रूव कर सकते हैं with the first fight कि definitely they lacked real cordial relations among them. Clear? All right. Next is, the proposal was forgotten amidst argumentation. Elaborate, how could the situation made different? जो ये proposal था वही भूल गए थे ये लोग, इतना argument हो रहा था तो इसको किस तरीके से वो handle कर सकते थे? Let's discuss that. So Lomov came to Chubukovs to propose Natalia. Both are neighbors. Instead of forwarding the proposal, both Natalia and Lomov started fighting over petty issues. तो proposal करना चाहिए था भाई आगे forward, but क्या कर रहे थे ये लोग, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे थे. Firstly, they fought over a small piece of land called Oxen Meadows. Both of them claimed that the land belonged to them and not the other one. और दोनों ही claim यही कर रहे थे कि भाई land जो है इनका ही है और किसी का नहीं है. Somehow the argument came to an end and they started fighting over dogs and claimed each of their dog better than the other ones. और कैसे भी करके argument ठीक हुआ, वापस चला गया, लोमोव आया, सब नॉर्मल हो रहा था, फिर दोनों जो है डॉग्स के ऊपर लड़ने लग गए. The proposal was forgotten amidst of all these arguments. The situation might be different if both and Chubukovs and Lomovs had followed the right approach. Oxen meadows would belong to both of them if they got मैरिड. तो अगर ये चीज वो समझ पाते कि भैया शादी के बाद, मैरिज के बाद तो दोनों का ही हुआ ना वो लैंड, तो अगर अभी चुबुकोव का या लोमोव का, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्ड वाज कि प्रपोजल का क्या हुआ, राइट? एंड दैट वाज समथिंग और बोथ ऑफ देम फॉरगॉट, इवन चुबुकोव्स फैमिली एंड लोमोव फैमिली. क्लियर? ऑल राइट. Similarly, dogs are the very petty thing to argue about while marriage is going to take place. Obviously, dog किसका better है किसका नहीं है उससे फर्क क्या पड़ने वाला है. तो obviously इतनी बड़ी चीज है जो कि है मैरिज, और उसमें अगर इतनी छोटी चीजों पे ये लोग जो लड़ रहे थे तो that somewhere इनको बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्ट कर चुके थे from the main topic. There should not be any ego between them. They should be polite and patient to each other. They should not be rigid and stubborn. तो इस तरीके से वो अगर बिहेव करते हैं तो डेफिनेटली सब चीजें सही होती. Their priority should be their marriage and not meadows or dogs. Only the proposal should have been the topic of discussion. और अगर ये चीज इनके दिमाग में होती तो इस तरीके से सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती थी. क्लियर? ऑल राइट.
What should be the qualities of good neighbors? How could Chubukovs and Lomovs resolve the issue? क्या अच्छी qualities होनी चाहिए अच्छे neighbors में और कैसे Chubukovs या Lomovs इस issue को resolve कर सकते थे? यानी already हम solutions discuss कर चुके हैं, वो वापस इसमें mention करना है and also good neighbors की qualities बतानी है. Clear? All right, let's answer the question. Lomov and Chubukovs were neighbors. Lomov came to Chubukovs to propose Natalia. But instead of proposing, they started fighting over petty issues like oxen meadows and quality of dogs. This is not the quality of good neighbors. Good neighbors क्या होते हैं जो important बातों पे discussion करें और ऐसी छोटी-छोटी बातों पे लड़े ना. Neighbors should live like friends. Neighbors मतलब क्या? You have to stay with them for a very long period of time. So it's kind of a friendship you should develop, right? Not like इस तरीके से fight करना चाहिए जैसे चुबुकोव्स और लोमोव्स कर रहे थे. There should be a positive relationship between the two neighbors. There should be understanding and patience among neighbors. एक understanding, positive relation और patience होना बहुत जरूरी है. ये good neighbors की qualities होती हैं. The fight between Lomovs and Chubukovs could have been avoided if handled carefully. अगर वो handle करते पूरी situation को carefully तो definitely avoid कर सकते थे इस argument को. The issue of meadows could be resolved calmly and quietly by a good conversation. अगर ढंग से बात करते हैं कि हाँ ठीक है let's discuss it and if it matters also then they should have discussed about the marriage first and then came to the topic, right? तो इसीलिए अगर ऐसा करते वो follow तो definitely argument इतना नहीं बढ़ता. Clear? All right. There must have been some documents showing the ownership of the meadows or both the parties could be convinced by making them understand that if they get married, the meadows will belong to both of them. अगर ये convince जो है कर लेते एक दूसरे को या documents दिखा भी देते तो भी क्या होता? fact जो है matter जो है वो solve हो जाता. Similarly, the issues of dog could be solved instead of counting the negative point of each other's dogs. They can discuss the positive features of the dogs. Thus, the issues could be resolved with patience and understanding. और चाहते तो positive बातें discuss कर सकते थे ना. Your dog has this good quality. Your dog has this good quality. तो क्या होता है इसमें argument नहीं बढ़ता. तो this was the way जिस तरीके से वो resolve कर सकते थे issue and what are the good qualities of good neighbors वो भी discuss हो गया. Done? All right. Next question is. Why does Lomov think of marrying Natalia Stepanova? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो क्यों सोच रहे थे एक तो मैरिज करने का ही दूसरी बात नाटालिया से ही क्यों सोच रहे थे वो भी बताना है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सीधे क्या करना है चैप्टर का टेक्स्ट ही बताना है, राइट? सो Lomov was 35 years old. It was high time for him to settle in life. Moreover, he was suffering with palpitations and distress. He was not able to sleep properly. He wanted a companion and a partner to look after him. So he wanted to get married to Natalia. However, Lomov was not in love with Natalia. Besides his ill health, he understood quite well that she was an excellent housekeeper, not bad looking and well educated. Thus, he thought of marrying her because of all these practical reasons. तो आंसर इस तरीके से फॉर्म करना है. इसका मतलब क्या है कि Lomov 35 years old है, ऑलरेडी इल है, पाल्पिटेशंस हैं, स्लीप नहीं प्रॉपर मिलती उसको. तो इन चीज़ों की वजह से ही थॉट कि इट्स हाई टाइम टू गेट मैरिड. नाटालिया से ही वॉज नॉट इन ट्रू लव विथ नाटालिया क्योंकि वो चीज़ बताई जा चुकी है कि इफ़ आई वेट फॉर ट्रू लव देन आई विल नॉट बी एबल टू गेट मैरिड फॉर एवर. तो वो जो चीज़ है वो तो नहीं थी. बट देन ही ट्राइड टू काउंट द प्रैक्टिकल रीजंस कि वो नॉट बैड लुकिंग यानी गुड लुकिंग है, देन वो वेल एजुकेटेड है एंड ऑल्सो अ गुड हाउस कीपर. तो इफ आई वॉन्ट अ गुड कंपेनियन एंड फ्रेंड देन नाटालिया इज बेस्ट. क्लियर? और इसीलिए उन्होंने चूज किया क्या कि नाटालिया को मैं प्रपोज करूंगा. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ Lomov. Lomov का क्या लिखना है? ब्रीफ कैरेक्टर स्केच. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियोस कि किस तरीके से कैरेक्टर स्केच की बात करनी है. इन इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द आंसर. So Ivan Vasilevich, अब देखो कैरेक्टर स्केच है तो पूरा नाम लिखो, that would be more appropriate. Ivan Vasilevich Lomov is the hero of the one act play The Proposal. मेन हीरो कौन है? इवान. हीरोइन कौन है? नाटालिया. और बाकी के जो साइड कैरेक्टर है वो है चुबुकोव. He is of 35 years. He becomes nervous very soon. He loses his temper whenever he is upset. He suffers from a weak heart and sleeplessness. So he is desperate to settle down in life and lead a quiet and regular life. तो इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पता है हमें? एक तो 35 ईयर्स ओल्ड हैं, दूसरी बात स्लीपनेसनेस की इशू है, पाल्पिटेशन से सफ़र कर रहे हैं और इनको अब क्या लगता है कि अब मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील करता हूँ कि आई नीड समबडी टू बी देयर इन माई लाइफ ताकि मैं एक रेगुलर लाइफ जो है वो जी पाऊँ. Despite his ailments, भले ही वो इतने बीमार हैं फिर भी Lomov was a rich and prosperous landowner. This makes Chubukov secretly wish him to marry his daughter Natalia.
As for Lomov, he did not love Natalia. Lomov was, however, hesitant to ask for her hand from Chubukov. तो डेफिनेटली उनको लगता था कि नाटालिया इज समवन जिससे मैं शादी करूं, भले ही वॉज नॉट इन लव विथ हर, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच ही डिसाइडेड दैट आई शुड प्रपोज नाटालिया. एंड समवेयर बिकॉज वो भी रिच थे, लैंड ओनर थे, तो चुबुकोव ऑल्सो वॉन्टेड कि उनकी बेटी की शादी लोमोव से ही हो. That made him beat around the bush, argue with Natalia and leave without proposing. और because ये बहुत ज़्यादा nervous थे, इनको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बोलूँ, तो ये क्या कर रहे थे, he was beating around the bush, going round and round, point पे आए नहीं और इसीलिए क्या हुआ, इतना ज़्यादा argument हो गया. Clear? All right. Thus, we can find that Lomov's conditions overpower the other traits he has. भले ही बाकी qualities उसमें हो, but जो उसकी conditions थी, excitement होना, upset हो जाना, ये nervous हो जाना, ये सारी चीजें उनकी character traits पे overpower करी थी. He is an eligible, assertive, rich bachelor who will be liked by any girl. उसको भी पता होना चाहिए कि I have all the qualities by which I would get any girl, but because of that nervousness, वो जो है अपनी बात नहीं बोल पा रहे थे. However, we also know that he is nervous, lacks confidence, and is prone to talk in a straightforward manner. And with this we can end the character sketch of this person क्योंकि हमने सारी qualities भी बता दी. Done? All right. Next is, why was Chubukov overjoyed when he got to know that Lomov had come to propose his daughter? क्योंकि भाई Chubukov was already secretly wishing कि कोई ऐसा ही rich land owner या Lomov ही आके propose करे उनकी daughter को, इसीलिए वो खुश हो गए थे. Like any other person, like any the father, he would also be happy because he was seeing that person जो कि उनके लिए better परफेक्ट या फिर परफेक्ट मैच था उनकी बेटी के लिए, राइट? तो कहीं ना कहीं एज एनी अदर फादर ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज गेटिंग दैट हाउस, दैट फैमिली वेयर हिज डॉटर वुड बी हैप्पी. क्लियर? ऑल राइट. So Chubukov was thinking that Lomov had come to borrow money from him, but when he told him that he had come to propose to his daughter, he was overjoyed and even shed a tear. तो डेफिनेटली पहले उनको यही लग रहा था कि मे बी वो मनी पैसे मांगने आया है लोमोव, बट जब उनको पता चलता है कि वो प्रपोज करने आया उनकी बेटी को, तो वो जो है बहुत खुश हो जाते हैं एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्राइंग. He kissed and embraced Lomov. और वो क्या करते हैं, गले लगाने लगते हैं लोमोव को और उसको किस करने लगते हैं कि बेटा वेरी गुड, I was always secretly desiring this. He told Lomov that he was hoping it for a long time. He also told Lomov that he loved him as his own son. In fact, Chubukov secretly wished Lomov to marry his daughter as he knew that Lomov was a rich and prosperous farmer and his only daughter could lead a comfortable life with him. तो उनको पता था, कहीं ना कहीं वो सीक्रेटली विश करते थे कि लोमोव शुड कम एंड मैरी माई डॉटर, और वो इस चीज़ को सुन के और खुश हो गए बिकॉज दिस वाज समथिंग जो कि उनका डिजायर था और वो फुलफिल हो गया, तो इसलिए वो क्या हो गए, खुश हो गए. No wonder he was overjoyed to know that Lomov was there to propose to his daughter. और इतने सारे facts से जो है समझ आ जाता है कि there is no surprise why he was so much overjoyed or why he was thrilled to listen to this news. Clear? All right. नेक्स्ट इज द प्रपोजल इज अ ह्यूमरस प्ले जस्टिफाई. अब इसमें आपको सारी चीजें बतानी है जिससे हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये जो द प्रपोजल प्ले है वो ह्यूमरस है, कॉमिकल है. क्लियर? तो वी विल गिव द इंस्टेंसेस कि किस तरीके की लैंग्वेज, कैसे सीन्स हैं जिसकी वजह से लगता है हाँ भाई ये जो चैप्टर है वो ह्यूमरस है. क्लियर? लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So the proposal is certainly a humorous play. बिल्कुल डेफिनेटली क्या है, ये एक humorous play है. The very entry of Lomov in a formal dress and the way Chubukov greets calling him darling, my treasure, my beauty makes one laugh. Definitely words जब हम पढ़ रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये humor create हुआ है. Marriage proposal supposed to be romantic turns to be humorous as the way Natalia and Lomov indulge in arguments over petty issues like ownership of oxen meadows and superiority of dogs makes the play humorous. Second चीज क्या है, मैरिज प्रपोजल क्या होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल, रोमांटिक, राइट? बट हो क्या रहा था यहाँ पे, ये लोग लड़ रहे थे. तो एक मैरिज प्रपोजल जो है आर्ग्यूमेंट है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, एक ह्यूमरस, एक कॉमिकल बात है. The critical terms that the characters use for each other like scarecrow, turnip ghost, blind hen, stuffed sausage force one to laugh. और इस तरीके के जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको हंसी दिला देते हैं. जिस तरीके से अब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो वर्ड्स भी जो है कॉमिकल हैं. तो डेफिनेटली क्या है, ये पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि ये प्ले क्या है, ह्यूमरस है. The hysterical fit of Natalia when she comes to know about the proposal and the wailing of father and daughter when they think Lomov is dead create immense humor. Beginning में जैसे उसको पता चलता है नाटालिया को कि प्रपोजल है उसका, तो वो रोने लगती, चिल्लाने लगती, I will kill myself, fetch him. तो ये भी क्या लगता है पढ़ने पे, ह्यूमरस. सेकेंडली व्हेन जो लोमोव है वो अनकॉन्शियस है, तब भी ये दोनों लड़ रहे हैं, फिर इनको लगता है लोमोव डेड है, एकदम से वो जो है शादी का हाथ दे देता है, तो ये क्या लगता है, पूरा एक कॉमिकल ह्यूमरस प्ले है.
Finally, the way Natalia puts her hand in Lomov's hand, indicating acceptance of the proposal and again asking him to agree to the point that her dog Squeezer is 100 times better than Guess, the dog of Lomov is really humorous. और at the end जब शादी के लिए वो agree भी कर लेती है और फिर से वो उसी चीज पे आ जाती है कि अब तो agree करो कि मेरा dog better है तुम्हारे dog से, वो भी क्या है, एक humorous ending है. Thus we see that whole play is filled with humor, making it a humorous play. So we can definitely prove the fact by these instances कि this play is a humorous play. Clear? All right. Next is give a brief character sketch of Natalia. Natalia का brief character sketch. तो इसकी बहुत से pointers हमें पता है, other than quarrelsome है, greedy है, वो भी हम बता देंगे. Clear? So let's try to answer this. So Natalia is the heroine of the play, The Proposal. Natalia was 25 years old and the daughter of Chubukov. ठीक है, क्या है वो exactly वो पहले बता दिया. Now she was a good housekeeper, average looking and educated girl. She is very quarrelsome. She quarrels with others over trifles. छोटी छोटी बातों पे भी वो quarrel कर रही है. Lomov comes to propose to her, but she starts quarreling with him over the ownership of a piece of land. But वो भी जो है quarrel कर रही, भले उसको नहीं पता, but he is a neighbor, right? So definitely she should have kept that thing in mind कि मुझे quarrel नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है. I should try to discuss it. She secretly loved Lomov. She became hysterical when she came to know that Lomov had come to propose to her. और जब उसको पता चलता है कि Lomov उसे propose करने आया है, somewhere वो रोने लगती है. It means she secretly loved Lomov. तो फिर उसी तरीके से behave भी करना चाहिए था उसको किसके साथ? Lomov के साथ. She asked her father to call him back. To please Lomov, she asked him to forgive her and agreed to this ownership of Oxen Meadows. She was greedy and short-sighted. तो खुद के selfishness के लिए उसने क्या बोला कि हाँ ठीक है, agree with the point. वो agree कर नहीं रही थी, but because she wanted कि topic change हो, उसके बारे में आए proposal की बात हो, तो उसने क्या बोला, okay I agree कि Oxen Meadows किसका है, तुम्हारा है. Clear? All right. She got the whole field of haircut. She was also very inquisitive and wanted to know why Lomov was dressed up formally. और वो बहुत ज़्यादा question answer पूछने वाली inquisitive, inquiry करने वाली लड़की है, क्योंकि वो ये भी पूछती तुमने ये कपड़े क्यों पहने. She was touchy and short tempered. वो बहुत जल्दी टच जाती है, sensitive है वो, और बहुत short tempered है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है. And fell into contradiction and argument on 2 occasions, once over the ownership of Oxen Meadows and second time over the superiority of her dog Squeezer. यानी छोटी छोटी बातों पे भी she lost her temper, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है, and because she elevates the topic, इसीलिए भी argument बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. She is as adamant as Lomov. जितना Lomov अपने point पे खड़ा है, उतनी ही adamant कौन है, उतनी ही adamant, उतनी ही स्थिर ये Natalia भी है. She is not ready to give up even after getting ready to marry him. Thus Natalia is selfish, adamant and quarrelsome girl. और वो इसलिए भी adamant है because वो marriage के acceptance के time पे भी when Lomov is not feeling well, वो तब भी ये argue कर रही है, my dog is better than your dog. Clear? All right. Next is describe how does Natalia reacted in all the situations. यानी Natalia के reactions बताने कि किस तरीके से वो react कर रही थी. Let's answer this question. So Natalia is a woman of 25 years. She is of marriageable age and wants to get married at all cost. तो वो शादी बिल्कुल करना चाहती है, तभी तो वो लोमोव को वापस बुलाती है, even after so much of insult. Chubukov calls her a lovesick cat. Lomov visits her house and has come with a proposal of marriage. Definitely उनके पापा भी यही बोलते हैं, she is a lovesick cat. She would love to marry you. किसको? लोमोव को बोलते हैं. And लोमोव जो है वो उनके घर जाता है with the proposal of marriage. She doesn't know of it and comes to know of it only after Lomov goes out in disgust. तो उसको पता ही नहीं है, but जब सब कुछ जाता है तो insult हो जाता है, then she comes to know कि exactly point क्या है. Before that, Natalia and Lomov have a long quarrel over the ownership of Oxen Meadows. Lomov claims the owner and is ready to show the necessary documents to prove his claim. तो definitely वो कहीं ना कहीं prove कर रहे हैं कि हाँ भाई I can prove you कि Oxen Meadows मेरे हैं, but Natalia is indulged in arguing. Natalia calls Lomov a strange man who wants to grab their land. और वो क्या बोलती, तुम एक land grabber हो, you want to grab my land. His act is unfriendly, not like that of a good neighbor. Lomov feels excited and insulted and goes out in disgust. और उसको बहुत बुरा लगता है किसको? Lomov को, and he leaves the house. We find a different Natalia when she comes to know the real purpose of Lomov's visit. But एकदम से change जाता है किसमें? Natalia में, जब पता चलता है कि भाई really वो क्यों आया था. She cries loudly to bring Lomov back. She threatens to die if he is not brought back, and Lomov returns. So she is like, I'll die if you will not bring Lomov back. But old habits die hard. Both Lomov and Natalia forget the real issue of their marriage. But भाई जो आदत है real वो तो जाने नहीं वाली, तो she again starts arguing.
The quarrel over the meadows is settled. Now they start fighting over their dogs, Squeezer and Guess. Natalia calls Lomov's dog Guess and old and good for nothing. और Natalia क्या बोलती है कि नहीं तुम्हारा डॉग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. You know, she knew कि वो प्रपोज करने आए हैं and she wanted him to propose. Then too she was fighting. तो definitely this is something जो कि उसका reaction था, which shows how short temper she is. On the other hand, Lomov calls her dog Squeezer far inferior to his dog Guess. This quarrel continues till Lomov becomes unconscious. और ये चलता रहता है जब तक Lomov जो है unconscious नहीं हो जाता. In the end, Chubukov loses no opportunity and says be quick and get married. Natalia embraces and blesses Lomov and they are blessed by Chubukov. Clear? तो वो जो है बोलते हैं be quick and get married to Natalia लिख लीजिए and he embraces. कौन embrace करते हैं? Chubukov and he embraces and blesses Lomov and they are blessed by Chubukov. Clear? They start their married life by picking up a fresh quarrel over a Squeezer and Guess. But ये लड़ाई जो है चलती रहती है तो मे बी अगर वो अपनी married life start भी करते हैं तो वो इस झगड़े पे ही करेंगे कि किसका dog better है. Clear? So this was the complete reaction of Natalia. Done? All right. Next is justify the title of the lesson, the proposal. तो हम already इस पर discussion कर चुके हैं in the introduction. Let's just read the answer. कि इस chapter का नाम the proposal रखा है तो किस हद तक सही है. The writer Anton Chekhov has aptly and logically titled his one-act play the proposal. तो बिल्कुल apt है, appropriate है, बिल्कुल logical है. The title justifies the theme and the subject of the play. पूरा ही theme subject क्या है? अगर कोई पूछ ले question what is the theme or the subject, it is the proposal, right? तो इसीलिए ये title क्या है? बिल्कुल appropriate. The whole story revolves around Lomov's marriage proposal to Chubukov's daughter Natalia. The play ends with Chubukov asking Natalia to hurry up and get married immediately. तो start भी इसी पे हो रहा है और end भी किस पे हो रहा है? शादी पे हो रहा है. तो this is a proposal. तो title भी बिल्कुल perfect है. Natalia seals the proposal by kissing and embracing Lomov. Chubukov willingly and happily blesses the couple. और वो bless करते हैं अपने बेटी और Lomov को. The play begins with the visit of Lomov to Chubukov's house. The moment Chubukov comes to know that Lomov has come with a proposal of marriage, he becomes extremely happy. Lomov is genuinely interested in marrying Natalia. और बिल्कुल genuine चल रहा है कि ये पूरा ही proposal के बारे में बातचीत हो रही है. वही हम बताएंगे so that we can justify the title. Clear? He thinks that she is a good housekeeper, educated and not bad looking. He sees in Natalia an ideal wife who can help him in leading a peaceful and regular life. उनको लगता है कि एक ideal girl है ताकि उन्हें एक ideal companion मिलेगा and he can lead a regular life. Natalia herself being a lovesick cat sees in Lomov a suitable life partner for her. The moment she gets to know that Lomov has come with a marriage proposal, she blames her father for not telling it before. She threatens to die if Lomov is not brought back immediately. No doubt there are quarrels and disputes over the ownership of Oxen Meadows and on the superiority of their dogs. तो definitely यहाँ पे quarrelsome हो रहा है और proposal की ही main बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है proposal से related है. Argument क्यों हुआ? क्योंकि Lomov proposal लेके गया. Second time argument क्यों हुआ? क्योंकि अब Natalia चाहती थी कि वो प्रपोज करे और उसी पे बेस पे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे और एट द एंड भी क्या हुआ? प्रपोजल एक्सेप्ट किया नाटालिया ने. तो कंप्लीटली स्टोरी जो है वो प्रपोजल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो डेफिनेटली टाइटल क्या है? एप्ट है. क्लियर? ऑलराइट. अब्यूजेस एंड इंसल्ट्स आर फ्रीली ट्रेडेड. और फिर एक दूसरे को चिल्लाते रहते हैं ये लोग, अब्यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं. बट दिस फार्स कांट हाइड द रियल इंटेंशन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. बट ये जो झगड़ा है वो पूरे ही इंटेंशन को नहीं ढाक सकता जो कि क्या था? प्रपोजल. द प्ले एंड्स विद नाटालिया किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग लोमोव एंड चुबुकोव ब्लेसिंग द न्यूली मैरिड कपल. तो इसी पे एंड हो रहा है, यानी प्रपोजल पे ही एंड हो रहा है. दस द कंप्लीट प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज प्रपोजल एंड सो द टाइटल इज एप्ट एंड करेक्ट. तो बिल्कुल प्रपोजल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है टॉपिक. तो करेक्ट टाइटल गिवन है. डन? ऑलराइट. So with this we come to an end of our topic which is long answer type questions based on the chapter The Proposal. I hope आपको हर एक question clear है. You know how to write a character sketch of any person, right? और उसी तरीके से कैसे आपको situations, fights या कोई dialogue दे दिया जाए तो उसे elaborate करना है. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic which is The Proposal, and with this we also complete our very first book of English literature. Now in the next video, first of all we'll discuss some literary devices and then we'll start the second book of your syllabus. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.